हमने जो किया उसका छोटा सा प्रयास आपके सामने प्रस्तुत है, आप देखें जल्दी, उसके बाद फिर मैं आपसे 2 मिनट में बात करूंगा। सुरक्षित नगर हो, सुरक्षित अत्यावश्यक आधार संचालन हो, सुरक्षित बुनियादी सेवाएं हो, सुरक्षित ग्राम हो और सुरक्षित आजीविका हो। ये तो हमारे 5 निश्चय थे शुरू में, रोड मैप में। लेकिन सच्ची बात तो ये हमारा प्रयास क्या है, चलो आगे चलो, कि सुरक्षित लोग। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि सारी चीजें बेमानी है अगर हमारे पास हमारे लोग सुरक्षित, और सुरक्षित लोगों में भी हमने सबसे ज्यादा कोशिश की है अनुसूचित जाति जनजाति के लोग, अल्पसंख्यक लोग, ट्रांसजेंडर लोग और सबसे ज्यादा महिलाएं और दिव्यांगजन। पहली बार आपको शायद याद होगा 15 अगस्त को जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने 15 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री जी ने गांधी मैदान से कहा था कि हम अब नया काम करेंगे दिव्यांगजनों के उत्थान के लिए, उनको मेन स्ट्रीमिंग करने के लिए, और उसके लिए उन्होंने आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को जिम्मेदारी दी थी। ये बड़ा काम है, मैं इसमें आपका सहयोग चाहता हूँ, आपकी उपस्थिति चाहता हूँ। आगे चलो जरा। ये तो ऐसे काम है जो हमने किया, ये सिर्फ अपनी आत्मप्रशंसा जैसी लगती है बात मुझे, लेकिन सच ये है कि हम लोगों ने करीब 1,500 से ज्यादा पदाधिकारियों को आपदा विषय के बारे में समझाया। कोई अभी हम लोगों ने करीब 8,000 छात्रों को शिक्षक कैसे लिखते हो भाई, एकदम भाषा कर रहे, तो शिक्षण भी लिखा हुआ तो ये सब हम काम कर रहे हैं। हम बच्चों के माध्यम से माता पिता तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। आगे चलो। ये बड़ा काम हुआ हमारा। मुझे लगता है कि जब नए जनप्रतिनिधि आए, मुखिया आए, सरपंच आए, पंचायत प्रतिनिधि आए, तो हमने करीब 2 लाख के आसपास, 1,81,000 का तो यहाँ ये है, लेकिन और भी कई लोगों को हमने ऑनलाइन ट्रेनिंग दी है। सबको आपदा के प्रति बड़ा संवेदनशील किया है, और सबसे अच्छी बात है कि वो आपदा से लड़ने के लिए अपने अपने इलाके में लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात है कि ये जनप्रतिनिधि जनता तक पहुंच के इस पर काम को आगे बढ़ाते हैं। चलो आगे चलो। ये भी है कि हमारे डूबने से होने वाली मौतों के रोकथाम के लिए हम लोगों ने काफी काम किया है, और अभी तो इस पर आगे चलो तो फिर बताते हैं। ये सब संख्याओं से ज्यादा कोई मतलब नहीं, लेकिन ये सच है कि अब राज्य में किसी बड़े अवसर पर, खासतौर से किसी नदी के किनारे, तालाब के किनारे, जो बहुत बृहद कार्यक्रम होते हैं, जैसे अभी देव में कार्यक्रम हुआ छठ का, या और जगह छठ का कार्यक्रम होता है, तो हमारे लोग अब लोगों को डूबने से बचने में काफी सहायता करते हैं। ये सारे बच्चे राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में ट्रेनिंग पाके गए हैं, और ये काफी अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इसको भी आपको इन लोगों को मिलने से अच्छा लगेगा। आगे चलो। ये एक बड़ा काम है, ये भी बहुत बड़ा काम है। ये हमने करीब 2725 वॉलंटियर, जो कम्युनिटी वॉलंटियर्स हैं, लड़कियों को दोनों को ट्रेन किया। इनको 14 दिन की हम ट्रेनिंग देते हैं, साथ में रखकर खाना पीना ट्रेनिंग देने का काम करते हैं। ये हर प्रकार की आपदा से लड़ने के लिए थोड़ी तरह से तैयार होते हैं। और आपको ताज्जुब लगेगा, अभी 14 जनवरी को जो मंदार पहाड़ पर मेला लगा, उसमें इन्हीं स्वयंसेवकों ने, वॉलंटियर्स ने जाके लोगों की सुरक्षा का काम किया। तालाब के किनारे में लोग खड़े रहे, पहाड़ पर चढ़ने के लिए लोग खड़े रहे, जो स्वास्थ्य की सेवाएं थे वहां भी लोग खड़े रहे। ये लड़के जो आपके इलाके के, गाँव के बच्चे हैं, शहर के बच्चे हैं, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि इसको थोड़ा सा इसको प्रचार दीजिए कि लड़के आए, ट्रेनिंग लें और वापस जाए, और अपने यहाँ एक उपयोगी यूनिट बन जाए। अभी हम एक साथ 850 बच्चों की ट्रेनिंग कर रहे हैं ओपी शाह सेंटर में। 850 बच्चे राज्य के अलग अलग कोनों से आए हुए, और वो खूब अच्छा, आप चल के देखेंगे, जो बच्चा पहले दिन आया था और जो बच्चा ट्रेन होकर गया, उसमें क्या परिवर्तन हुआ। उसके चेहरे पर एक रौनक है, और शरीर में एक आत्मविश्वास, चाल में उसकी एक लगता है जैसे कि वो कुछ बन गया है। और वो खुद भी कहता है कि उसके अंदर जो छुपी प्रतिभा थी, उसको पहली बार उसका अनुभव हुआ। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ, एक बार चल के वहाँ देखिए ये ट्रेनिंग कैसे होती है, और अगर आपके पास कोई और सुझाव हो तो बताइए। हम चाहते हैं कि धीरे धीरे ये बच्चे जो स्वयंसेवक अपने गांव में वापस जाते हैं, लोगों से जुड़े हैं, लोगों को बताएं, और हर जन तक हमारा आपदा प्रबंधन का प्रयास पहुंच सके। चलो आगे चलो। ये भी बहुत बड़ा काम होगा। आपको मालूम होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी के हिसाब से मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम हमने किया। सुरक्षित शनिवार, इसमें आधा ही लिखा है, एक सुरक्षित शनिवार का कार्यक्रम है और एक है सुरक्षित गुरुवार का कार्यक्रम। सुरक्षित शनिवार को हम 90,000 विद्यालयों में 2.5 करोड़ बच्चों में पहुंच चुके हैं, और करीब 2,700 मदरसों तक हमने ट्रेनिंग दी है, शिक्षकों को बताया। और ये लोग जो हैं, ये अपने बच्चों में उसमें एक हम प्रेरक बालक बनाते हैं। वो प्रेरक बालक फिर अपने बाकी साथियों को तेज बनाता है, और ये बच्चे अपने घर में माता पिता से जाके बताते हैं कि उन्होंने क्या सीखा है। तो आपदा प्रबंधन की जो कहानी है, वो धीरे धीरे बच्चों के माध्यम से हम पूरे राज्य में पहुंचा रहे हैं। जो सुरक्षित गुरुवार हमारा है, उस दिन हम कोविड के बारे में, ऐसी महामारी के बारे में सिखाते हैं, बच्चों को तैयार करते हैं। और आपको जान के बहुत खुशी होगी कि जब सुरक्षित गुरुवार का कार्यक्रम हमारा शुरू हुआ,
तो हमारे यहाँ आपदा के प्रति ऐसी सचेतनता हुई कि सारे बच्चे सारे स्कूल महफूज हो गए, सब तैयार हो गए स्कूल जाने लगे। सुरक्षित दूरी रखना, सुरक्षित खाने पीने का विचार रखना, हाथ धोना, सफाई रखना, सब बच्चे हमारे पारंगत हो गए। मुझे बहुत खुशी होती है। मैं इसकी कोई तस्वीर आपको दिखाना चाहता था, लेकिन अभी शायद इसका समय नहीं। आगे चलो, सुरक्षित सेवा का चक्र दिखा दो खाली। ये देखिए, ये पूरा चक्र हमने बनाया है, वार्षिक सारणी है कि किस शनिवार के दिन क्या पढ़ाया जाएगा। और आप देखेंगे उस महीने में जो आपदा होती है, उसी आपदा के बारे में उसको उस शनिवार को पढ़ाया जाता है। ये बहुत छोटे इसमें बना हुआ, ठीक ठीक ध्यान नहीं पा रहा मैं आपको, लेकिन ये काफी बढ़िया, उसका इसके फीडबैक बड़े अच्छा है। माननीय शिक्षा मंत्री ने उस जमाने में देखा तो उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छी चीज है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा ये बिल्कुल नई चीज है कि टीचर को अलग से ज्यादा कोई मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, हर स्कूल में ये हमारा ये लगा हुआ है। ऐसा ही एक हमारा बना हुआ है सुरक्षित गुरुवार का। आपके पास कैलेंडर मिला होगा, तो कैलेंडर में आप देखेंगे, कृपया कैलेंडर देखिए जरा, उसमें हर महीने में नीचे में लिखा हुआ है कि सुरक्षित शनिवार में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। देख लीजिए, कोई भी खोल लीजिए प्लीज, एक कैलेंडर खोल लीजिए। जो बड़ा वाला कैलेंडर है, छोटे छोटे कैलेंडर में लिखा हो तो लिखा ही बात बड़ा नहीं मिला इसमें। अच्छा एक बात है, बड़ा वाला नहीं आया, छोटे वाले तो कम लिखा है। बहरहाल है तो थोड़ा बहुत याद रखोगे, दिलवा देंगे आपको, बड़े वाला भिजवा देंगे, जरूर भिजवा देंगे। आज ही उम्मीद करते हैं भिजवा। आगे चलो, पूरा डिटेल यहाँ है ना, उसमें डिटेल तो है, छोटे वाले में हम जानते हैं, लेकिन बड़ा वाला कैलेंडर देखने में अच्छा लगता है। फिर आप तो जानते होंगे कि हमने पिछले दिनों आपने सुना होगा, देश में कई अस्पतालों में बड़ी तेज अग्नि लगी, लोग मर गए, घर घुटन से मरे वगैरह वगैरह। आपने पिछले 3-3.5 वर्षों में बिहार राज्य में एक भी ऐसी मौत के बारे में नहीं सुना होगा जो अस्पताल में आग लग गई के कारण हुई। आप सहमत है मेरी बात से ना? बिहार में आपने ऐसा एक भी नहीं, क्यों नहीं सुना होगा? इसके लिए मैं श्री राय को इसके लिए बधाई देना चाहता हूँ। श्री राय डायरेक्टर जनरल फायर सर्विसेज, डीजी फायर सर्विसेज एंड होम गार्ड्स थे, और आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ मिलकर इन्होंने बनवाया था सुरक्षित अस्पताल का एक कार्यक्रम 16 बिंदुओं वाला। और उसके तहत हमने राज्य के करीब सारे अस्पतालों का निरीक्षण किया, ऑडिट किया। अभी तक हम करीब 7,500-8,000 के आसपास 7,800 अस्पतालों का निरीक्षण ऑडिट किया है। और जरा दिखाओ अगले वाला तो पता चलेगा और अच्छा। देखो, अब आप देखेंगे कि किसी भी अस्पताल का नक्शा देखिए तो जो ऊपर के बिंदु हैं वो शुरुआत के दिनों के बिंदु हैं, लाल के एरिया में सारे बिंदु ऊपर के लाल में, ये सभी कई 4 बड़े बड़े अस्पताल हैं, और धीरे धीरे उतरते उतरते सब हरे में आ गए। ये आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने जो तरीका लगाया और जो तरीके बताए, उस पर अमल करने की वजह से जो खतरनाक जोन में पड़ा हुआ था अस्पताल, वो नीचे उतर के सुरक्षित हो गया। तो ये अभी राज्य के 7,000-8,000 करीब अस्पतालों में पहुंच चुके हैं, और आप लोगों की थोड़ी मदद मिलेगी। मदद आपसे मैं ये मांगता हूँ कि दरअसल अस्पतालों की वस्तुस्थिति क्या, उसके बारे में बताइए। हम जो इतना दावा कर रहे हैं उसकी सच्चाई क्या, इसके बारे में थोड़ा हमें फीडबैक दीजिए, तो हमें बहुत सुविधा होगी आगे इसको बढ़ाने में। नेक्स्ट प्लीज। चलो, ये क्या, छोड़ो इसको यार, ये छोड़ो ठीक। ये खाली हमने राज्य में अभी भूकंप रोधी भवन बनाने का काम शुरू करा था, करीब 20,000 मिस्त्री लोगों को ट्रेन किया है। अभी तक इनसे लोग काम नहीं ले रहे थे। दिक्कत ये थी कि ये मिस्त्री तो तैयार थे, लेकिन लोग काम लेते नहीं थे, तो ये सब दूसरे राज्यों में चले आते थे। अपनी क्वालिफिकेशन की वजह से इन्हें ज्यादा पैसे भी मिलते थे, इज्जत भी मिलती थी, और काम भी मिलता था। लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि खासतौर से जो भूकंप से प्रभावित क्षेत्र के लोग हैं, आपको जान के पता, आपको तो पता भी होगा कि अभी इतना बड़ा भूकंप आया तुर्कई में, और जो हमारा हिंदू कुश का इलाका है, बिहार का भी इलाका, यहाँ डॉर्मेंट बहुत सारे भूकंप के क्षेत्र बने हुए, कभी भी बड़ा भूकंप आ सकता है। नेपाल में हर दूसरे-तीसरे दिन छोटा छोटा भूकंप आ रहा है। आपको मालूम है कि नहीं, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन आपने शायद आपके अखबारों में छपती हुई खबर जरूर, नेपाल में लगातार छोटे छोटे भूकंप आ रहे हैं, और उनका असर बिहार पर होने वाला है। तो अगर आपको संभव आपके लिए हो तो भूकंप रोधी निर्माण तकनीक से संबंधित प्रशिक्षण हम देते ही रहते हैं। आप लोग भी आके कभी देख लीजिए, अच्छा लगेगा। आगे चलो, ये हमने कुछ सुरक्षा क्लिनिक बनाए हैं अलग अलग कॉलेजों में। अभी NIT पटना में बना है, सुरसंड में बना है, दरभंगा में बना है, मुजफ्फरपुर में, भागलपुर में बना है। और हर राज्य के हर जिले में, हर तकनीकी संस्थान में माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है कि ऐसे भूकंप सुरक्षा क्लिनिक से परामर्श केंद्र स्थापित करिए, वहाँ लोग जाके पूछ सकते हैं। आप भी एक बार इसका मुआयना करिए अपने क्षेत्र में, देखिए कि वाकई वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। आगे चलिए, ये बड़ा काम हुआ। अभी हम लोगों ने वज्रपात की घटनाओं का अध्ययन किया। आप सब जानते हैं कि राज्य में भूकंप से मरने वाले लोग तो बहुत कम हैं, लेकिन वज्रपात की घटनाओं से मरने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। जो पुराने लोग आप जानते होंगे
कि गांव में जहाँ ताड़ के पेड़ हुआ करते थे तो बिजली उसी पर गिरती थी। अब ताड़ के पेड़ सारे कट गए तो अब बिजली गिरने लगी खेत में जो लोग काम कर रहे हैं उनके ऊपर। और मृत्यु देखिए, इसमें आंकड़ा बताता है कि 80% मृत्यु ग्रामीण क्षेत्रों में खेती से जुड़े लोगों की हो रही है। मुश्किल ये है कि उनके पास, अगर आप मोबाइल में रहते हैं तो कोई बरसात में जो खेत में काम करता है मोबाइल लेके जाता नहीं है। इंद्रवज्र बहुत अच्छा ऐप है, लेकिन कोई भी किसान खेतर मैंने देखा नहीं आज तक मोबाइल लेके खेत में बरसात के दिन में काम करने गया हुआ। तो उसके लिए राय साहब के नेतृत्व में, वर्मा जी के नेतृत्व में बहुत बड़ा काम हमने उठाया पूरे राज्य में। अभी राज्य के जो 7 बड़े जिले हैं जहाँ वज्रपात की सबसे ज्यादा घटना होती है, वहाँ हम तुरंत हूटर लगा रहे हैं, हूटर और सायरन, जिसकी दूरी 5 किलोमीटर तक है। यानी अगर हम यहाँ से पटना से कोशिश करते हैं कि हम सूचना भेजें तो हूटर वहाँ बजता है और हूटर बज के लोगों को चेतावनी देता है कि तुम किसी सुरक्षित जगह में चले जाओ। और सुरक्षित जगह वो कौन सी होगी, उसके लिए हमने वज्रपात सुरक्षा रथ चलाना शुरू किया। गाँव में जाके हम बताते हैं कि देखो पेड़ के नीचे मत खड़े होना, देखो पानी के पास खड़े मत होना, देखो बिजली के पोल के पास मत खड़े होना, वगैरह वगैरह। तो जो उनको करना चाहिए वो बताते। चलो आगे चलते बच्चा। ये आप जानते हैं कि हमारी लाइफ लाइन है गांव में जीविका दीदी। जीविका दीदी को हमने काफी अच्छी ट्रेनिंग दी है। और कभी आपको मौका लगे, कभी जीविका दीदियों का ट्रेनिंग अगर आप देखेंगे तो आपको इतनी खुशी लगेगी, पुरुषों से ज्यादा लड़कियों महिलाओं में आपसे कहना चाहता हूँ, मैं हाथ जोड़कर आपके आगे नतमस्तक होता हूँ। ये महिलाएं इतने शौक से, इतने उत्साह से और इतनी ताकत से ट्रेनिंग लेती हैं, उसको आगे लोगों को बताती हैं। सबसे बड़ी बात है सिर्फ सीखती नहीं है, ये बाकी जाके लोगों को बताती हैं और अपनी जान खतरे में लगे बताती हैं। खासतौर से जो हमारा कोविड महामारी चल रहा था तभी इन्होंने बहुत काम किया। अभी हमारे यहाँ लगातार ट्रेनिंग चल रहा है, कभी मौका लगे एक इनका भी ट्रेनिंग प्रोग्राम आप देखिए, इनका पार्टिसिपेशन देखिए, ये कैसे सवाल पूछती हैं, कितने छोटे छोटे पक्के सवाल पूछती हैं और उससे फिर आगे कैसे ज्ञान बढ़ता है। बहुत अच्छा लगता है मुझे यहाँ जाना। आपको मालूम होगा पिछले वर्ष जो बाढ़ आई, पहली बार बिहार में ऐसा हुआ कि सिर्फ 2 पशुओं की क्षति हुई और वो 2 पशु भी इसलिए नहीं बच पाए कि वो डॉक्टरों के पास गए नहीं। बाकी हमने 1200 पशु चिकित्सकों को ट्रेन किया है और बाढ़ आने के पहले उनकी हम ऐसी पोस्टिंग तैनात करते हैं कि हर पशुधन को सुरक्षित रखने की कोशिश करते हैं। ये एक बहुत बड़ा काम है, क्योंकि गांव में जो लोग उनकी जीविका का साधन खेतों बह जाते हैं, इन्हीं पशुधन पर उनको जीवित रहना, तो उनकी सुरक्षा के लिए मेरे ख्याल से देश में पहली बार बिहार में काम शुरू हुआ और ये बड़ा काम है। आगे चलें। ये भी काम, इसके लिए भी राय साहब और वर्मा साहब को मैं साधुवाद देता हूँ कि बिहार में हीट एक्शन प्लान पर अभी आपको मालूम है परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन के कारण एकाएक गर्मी बढ़ गई। पिछले दिनों कितनी गर्मी थी, होली के दिन तक, फाल्गुन के महीने में ऐसी गर्मी तो कभी होती नहीं थी। अभी मौसम बदल गया है, तो इस पर ही हमने बिहार हीट एक्शन प्लान बनाया है। वो जोखिम वगैरह वगैरह ये सारे कागज हैं हमारे पास, इनको लोगों तक पहुंचाने का काम आपको करना है। हमने किताबें तो बना दी हैं, लेकिन ना कुछ पढ़ने की कोशिश करता, ना समझने की कोशिश करता। हम बांट आते हैं, लेकिन हम डरते हैं कि पता नहीं इसके बारे में लोग पढ़ते या नहीं पढ़ते। इसमें हमें आपके सहयोग की जरूरत है। आगे चलो। ये शायद पिछली बार भी मैंने आपको कहा था कि अकीरा मियावाकी एक जापान के विख्यात वनस्पति शास्त्री थे। 2021 में इनका इंतकाल हुआ। मेरे अच्छे मित्र रहे एक जमाने में। इन्होंने एक पद्धति बनाई जिसका नाम है अकीरा मियावाकी पद्धति। वो वृक्षारोपण की, देखो अगला स्लाइड, अगला चलो आगे चलो, छोड़ो। ये अगर आप देखेंगे 2019 में जो पौधे लगाए गए तो 2022 में, माने 20, 21, 22 तीसरे साल में कितने बड़े हो गए। 3 साल में पौधे 10 साल के बराबर हो जाते हैं और 10 साल में 25 साल के बराबर। ये छोटी पद्धति, आसान पद्धति है और इसका बहुत लाभ होता है। इसका भी प्रसार अगर आप कर सके तो बड़ा अच्छा होगा। आगे चलो। ये हमारी पहल कुछ भी बताने छोड़ो, चलो आगे चलो। ये आप देखिए जरा, ये 3 संस्थाएं हैं। एक जो राष्ट्रीय स्तर पर है पीले एनडीए में, वो उसके बाद राज्य स्तर पर बिहार राज्य, और ये एसडीएमए है डिस्ट्रिक्ट में हमारे साथ जो लोग काम कर रहे हैं। अगर ये तीनों ठीक मिले, अच्छे से चलाओ जरा इसको, एक चालू करो। अगर ये तीनों मिल जाए एक साथ तो धीरे धीरे डिजास्टर कम होता है। अगर आप देखेंगे छोटा होता जा रहा है और फिर रुक गया। हमारे साथ ये जरूरत है आपके माध्यम से हम एनडीएमए, बीएसडीएमए, एसडीएमए का एक बढ़िया से डवटेलिंग कर सकें, इनको आपस में जोड़ सकें। आगे चलो। ये एक बड़ा काम है, इसके बारे में मैं आपकी सहायता चाहता हूँ। आपको याद होगा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि दिव्यांग जनों के लिए आपदा जागरूकता कार्यक्रम करना चाहिए। दुनिया में उनकी सुरक्षा के बारे में कोई नहीं सोचता है, उनकी देख रेख के बारे में बात होती रही है, लेकिन उनको आपदा के लिए जागरूक कैसे किया जाए, इसका उदाहरण आपको याद होगा 2015 में जब भूकंप आया पटने में,
तो लोगों ने अपने बच्चों को व्हील चेयर पर छोड़ कर कूद के घर से भाग गए, और उस बच्चे के दिमाग में क्या चलता होगा जरा बताइए। तो उसको कैसे जागरूक किया जाए, उसको कैसे सुरक्षित रहने के लिए प्रेरित किया जाए, इस पर हमने काफी काम शुरू किया है। और उसका आप स्टॉल देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मेन स्ट्रीमिंग कैसे हो रही है, वो बच्चे खुद आपकी तरह मेरी तरह जो बच्चे देख नहीं पाते हैं वो खेल के आपको बताते हैं, वो बच्चे आपको सामान बेच के बताते हैं जो सुन नहीं पाते हैं। तो उनके साथ थोड़ा आपकी तरफ से हमें सहयोग की अपेक्षा करते हैं। उनकी हौसला अफजाई के लिए आप तशरीफ लाइए, उनका दिल ऊंचा करने के लिए आप तशरीफ लाइए। ये बच्चा किसी भी परिवार का हो सकता है, मेरे भी घर के या आपके भी घर का। एक बार चल के देखिए दिव्यांगजनों के लिए बीएसडी ने क्या काम किया और उसमें कैसे हम सुधार कर सकते हैं। आगे चलो। ये तो यार तुम्हारी भाषा पर मुझे बहुत ही एतराज है भाई। सशक्तिकरण कैसे लिखते हो तुम, बताओ जरा। फॉन्ट में चेंज, फॉन्ट चेंज। जब तुम देखते हो, जब आप बना के देखते हो दोबारा पढ़ते नहीं उसको क्या लिखा है, ठीक नहीं है ये। देखो बैठे हो, चलो बैठे। तो हम कहना चाह रहे हैं कि आप तो जानते हैं ऋषि सुधा वर्गीस को सभी लोग जानते होंगे, सभी का सबका पढ़ा हुआ एक बार जरूर उनसे। और वो बहुत ही जबरदस्त महिला है, बहुत उनकी ताकत का मैं उनसे मशहूर हूँ उनके लिए बहुत ज्यादा। और उन्होंने महिला सशक्तिकरण के लिए काफी काम किया। उनका भी एक स्टॉल वहाँ है, आप आके देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। एक रिटायर्ड फौजी है विंग कमांडर नरेंद्र कुमार, उनकी अध्यक्षता में हमने सड़क सुरक्षा समिति बनाई है। चलो आगे चलो। बाढ़ विशेषज्ञ समिति का गठन हमने किया है डीके मिश्रा जी की अध्यक्षता में। भूकंप विशेषज्ञ समिति का गठन हमने किया है डॉक्टर नरेंद्र की अध्यक्षता में। आगे चलो। चलो छोड़ो सब क्या, चलते चलो आपदा से बचाव चलो। हाँ ये जरा देख लीजिए, ये ग्राफिकली हमने कोशिश की है कि आपदा और बचाव दो अलग अलग चीजें हैं, दो अलग अलग कोनों पर खड़ी चीजें। आगे चलो। आपदा के से बचाव के लिए सबसे पहले चाहिए जानकारी, वो बीएसडी में बखूबी कर रहा है। आपको जानकारी देता है कि ये समय से पूर्व ये जानकारी आपदा आने से पहले अगर आपको ये जानकारी मिल जाए कि आप ये कर सकते हैं, आपको ये करना चाहिए, वो जानकारी हम देते हैं। जानकारी मिल जाने के बाद फिर समय से तैयारी करवाते हैं हम आपदा से लड़ने के लिए, और उसका क्रियान्वयन के लिए भी हम कोशिश करते हैं कि अच्छा जो हमने आपको बताया अगर आपदा आ गई तो उसको कैसे आप करेंगे, कैसे लड़ेंगे। हमारे एनजीओज हैं उनके माध्यम से वहाँ चलते हैं, और उसके बाद फिर बचाव का काम करते हैं, राहत का काम करते हैं, और अंत में हम करते हैं पुनर्वास का काम। सेंडई में कहा गया था बिल्ड बैक बेटर, पहले से बढ़िया बनाओ। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा बिल्ड बैक बेटर बिहार को पहले से अच्छा बनाओ। किसी आपदा आने के बाद उसको कैसे सुरक्षित करो, उसकी बात करो। तो ये छोटी सी आपकी जानकारी, तो दो चार बातें मैं और कह के, आपके पास वक्त है ना 2-4 मिनट का? पूरा वक्त। प्रेस कॉन्फ्रेंस में है तो वक्त लेकर के नहीं चला। बहुत मेहरबानी है आपकी। मैंने आपसे अर्ज किया, मुझे वो मेरा एक तजुर्बा बहुत ज्यादा नहीं है। तजुर्बा ही हम देख रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया, इसको ज्यादा नवाजी कहते हैं। मैं 2-3 चीजें और आपसे जरूर करना चाहता हूँ, नई चीज है। अभी जब आप चलेंगे हमारे स्टॉल पर देखने के लिए, तो आप एक चीज तो देखेंगे कि कैसे दिव्यांगजन काम करते हैं। दूसरी बड़ी चीज हमने जो शुरू की, बीएसडीएम ने शुरू करा है, वो शुरू करें नैनो टेक्नोलॉजी का आपदा प्रबंधन में काम। आपके यहाँ आर्यभट्ट विश्वविद्यालय में, ज्ञान विश्वविद्यालय में एक नैनो टेक्नोलॉजी का सेंटर बना था। मैंने वहाँ नौकरी की है, मैं जानता हूँ, और उसका हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। तो जब मैं यहाँ आपदा प्रबंधन में आया तो उन लोगों को जोड़ करके माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश से चीफ सेक्रेटरी की इसमें एक बैठक हुई, और तब ये तय किया गया कि नैनो मटेरियल को हम कैसे व्यवहार में लाएं, उसका काम करिए। अब उनका एक स्टॉल वहाँ लगाया है, उसको देखिएगा कि कैसे नैनो मटेरियल को लार्ज स्केल पर व्यवहार करके हम आपदा से छुट्टी पा सकते हैं। खास तौर से जो प्रदूषण है उस पर कैसे नियंत्रण पा सकते हैं, उसका बहुत अच्छा शो आपको मिलेगा वहाँ। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो भी बहुत मजेदार बात है। इसके लिए तो पूरी तरह से वर्मा साहब के लिए हम चाहते हैं आप सब तालियां बजाइए जरूर। एक बहुत बड़ा काम उन्होंने कराया। बिहार में पहली बार मौसम सेवा केंद्र बना। आप जानते हैं अभी जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उसके कारण बहुत सारी मुसीबतें आती हैं। तो अगर पूर्वानुमान लग सके, अब तक हम राष्ट्रीय स्तर के पर निर्भर करते थे, लेकिन बिहार राज्य का इन्होंने बहुत बढ़िया बनवाया एक मौसम सेवा केंद्र। उसकी जो भविष्यवाणियां हैं या उसके पूर्वानुमान है वो काफी हद तक सही निकलते हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूँ, वो ये जोड़ना चाहता हूँ कि हम नई तकनीक के बारे में तो बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन हमारा जो आर्ष साहित्य है, आप में सारे लोगों ने कम से कम चरक संहिता का नाम सुना होगा, श्रुति संहिता का नाम सुना होगा। ये चीजें ऐसी, इसमें पुरानी चीजें, सब कुछ अच्छा लिखा हुआ। एक और किताब हमारी बहुत अच्छी है,
उसका नाम है वराह मिहिर की लिखी बृहद संहिता। बृहद संहिता में मौसम के पूर्वानुमान के बारे में इतनी सारी जानकारियां हैं कि आपको विश्वास नहीं होगा। एक छोटी सी बात मैं कहता हूँ, उसके बाद मैं समाप्त करता हूँ। बृहद संहिता में बताया गया है कि आप लंबे समय तक मतलब साल भर के मौसम का अनुमान कैसे लगा सकते हैं। उसमें यह बताया गया कि 195 दिन बाद के मौसम का पूर्वानुमान कैसे लगा सकते हैं। उसके बाद बताया गया कि महीने के हिसाब से आश्विन कार्तिक उन महीनों में कैसे आप मौसम का पूर्वानुमान लगा सकते हैं, ये बताया गया। इन सारी चीजों को हम वहां पर प्रदर्शित कर रहे हैं। मौसम विज्ञान केंद्र में एक और हमारे पास सबसे नवीनतम तकनीक है और एक और हमारे पास पुरातन तकनीक है, और मैं आपको दिखाकर बहुत प्रसन्न होऊंगा क्योंकि इस पर मैंने काम किया वर्षों तक। मैं भारतीय विद्या भवन में मेदिनी शास्त्र का प्राध्यापक रहा हूँ कई वर्षों तक दिल्ली में, और मैं आपको अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि जो वराह मिहिर की किताब में लिखी है वो जलवायु परिवर्तन से मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिए सबसे सटीक है। बहुत पक्की किताब है वो। तो उसका भी हमने यहाँ पर एक स्टॉल लगाया है, आप वहाँ चल के देखेंगे, मुझे बहुत खुशी होगी। आप जानते हैं कि हमारे देश में और खासतौर से राज्य में जो ट्रांसजेंडर के लोग हैं उनके प्रति हमारे मन में एक वितृष्णा है, अलग किस्म का संकोच, भय और थोड़ी सी जुगुप्सा रहती है। लेकिन हमने ट्रांसजेंडर को मेन स्ट्रीम में लाने का बहुत काम किया है BSDM ने। आप उनका भी स्टॉल देखकर बहुत खुश होंगे, बहुत अच्छा लगेगा आपको। तकनीक तो बहुत सारी है और कई सारी चीजें आपसे मैं कहना चाहता हूँ, लेकिन जैसे आपने कई लोग शायद रेशमा को जानते होंगे, आप सब लोग जानते हो दोस्ताना सफर बहुत अच्छा। रेशमा ने एक बहुत बड़ी टीम खड़ी की और उस टीम को हम लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, BSDM ने बहुत सपोर्ट किया। आप सब आके उसकी हौसला अफजाई करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। लड़कियों खासतौर से तुम लोग आना वहाँ, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत खुशी होगी लोगों को भी। एक समाज से अगर एक बार स्वीकृति मिलती है ना तो उनका उत्साह बढ़ जाता है। मुझे सिर्फ एक छोटी घटना कहकर अपनी बात समाप्त करता हूँ। हम लोग पिछले वर्ष होली में, मेरी माँ बीमार थी, उम्र दराज, मैं तो खुद ही 75 साल का हूँ, तो मेरी माँ कितनी बड़ी हो तुम समझो, वो उस समय 93 वर्ष की थी। तो मेरी माँ ने कहा कि मैं बच्चों से मिलना चाहती हूँ, ट्रांसजेंडर वालों से, और होली के 2 दिन पहले उन्होंने अपने घर में होली मिलन समारोह रखा और बहुत सारी लड़कियां आई, बहुत सारे लोग आए, मुझे गिनती तो याद नहीं लेकिन बहुत सारी बच्चियां आई। आप तो थी उसमें ना, मतलब हाँ आप भी वहाँ थे। और उनको मेरी माँ ने और जिन लोगों ने, उन्होंने इतना उत्साहित किया कि उन लड़कियों ने नौकरियां की, बहुत अच्छी थी, पुलिस में आई वो लड़कियां, वही लड़कियां जो हमारे घर में आके हमारे से मिलकर गई थी। उन्हें उत्साह बढ़ने के कारण उन्होंने परीक्षाएं दी BPSC की, उसमें पास हुए लड़कियां और काम कर रही हैं। तो अगर थोड़ा सा आपकी तरफ से हौसला अफजाई हो जाएगी ना तो वो उनकी मेहनत बहुत आसान है।